नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स आपके सामने शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो बना था और उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में फिर से आपको वही रेंज में लेके आया है। अभी तक टारगेट नहीं हुआ, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मुझे कमेंट किए थे कि सर अगर टारगेट ना होने से पहले ही अगर वापस आए तो क्या करूँ? तो वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पे बाय प्रेशर नहीं है, तो आप ज़रूर करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा क्योंकि आपको जो जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप भूल गए हैं कि कहाँ-कहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, तो आपको टेलीग्राम में जाकर सारे डिटेल्स मिल जाएगा। सब कुछ मैं एजुकेशन पर्पस में ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई भी मेरा टिप्स और बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले देखिए जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एसआरएफ। तो एसआरएफ एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो जब मार्केट में केमिकल्स का डिमांड कम हुआ, ऑब्वियसली केमिकल्स का मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स। जब स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड मार्केट में कम हुआ, तब एक एक याद रहे एक चीज़ को आप याद रखना, उस सेक्टर में उस सेक्टर में जितनी सारी कंपनीज़ है, वो सारे कंपनीज़ का हालत खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे एसआरएफ का भी हालत खराब हुआ। हालत मतलब कंपनी का सेल्स डाउन हुआ। जितनी सारे मैंने आज तक जितने सारे वीडियोज़ आपको केमिकल कंपनीज़ के ऊपर बना के दिया, मैंने जो स्टडी किया तब मुझे पता चला कि जितने सारे केमिकल्स कंपनी है, सारे केमिकल्स कंपनी का हालत आज खराब है। मतलब सारे केमिकल्स कंपनी का जो सेल्स है वो डाउन हो चुके हैं और इसी की वजह से कि इस सारे कंपनीज के धीरे-धीरे करके ग्रोथ मतलब थोड़ा-सा कम हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है, 68,400 करोड़ और मज़े की बात ये है कि इस कंपनी को अगर आप एनएससी में देखेंगे तो करीबन जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 1 लाख परसेंटेज का रिटर्न दिया। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। और इसी चीज़ को अगर अपने कोई बीएससी में फर्स्ट जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब से निवेश करके रखे थे, तो आज मतलब आज तक भी रखे हैं, तो उसको करीबन-करीबन 6 लाख परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा। 6 लाख परसेंटेज का रिटर्न मिल चुके हैं। तो सोचिए, तो ये कंपनी ने तो पूरा का पूरा करोड़पति बना के छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, तो क्या बहुत सारे मुझे ये भी कमेंट्स हैं, सर क्या कंपनी का मार्केट कैप तो अभी 68,000 करोड़ है, क्या फिर से वो 6 लाख परसेंटेज रिटर्न दे सकते हैं? देखिए अभी जिस रेंज में है उस रेंज से 6 लाख परसेंटेज रिटर्न देना इतना आसान नहीं हो। तो अभी देखेंगे कंपनी का जो कर्जा है वो कम है, इनकम जो है वो बहुत शानदार है। उसके साथ-साथ कंपनी का आरओसी, आरओई बेस लेवल में है। अभी जो चीज़ मैं आपके अभी डिस्कस कर रहा था कि कंपनी का सेल्स के बारे में, देखिए पिछले क्वार्टर्स में मतलब पिछले सालों में जून क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स 3800 करोड़ था और इस बार वो सेल्स घट के हो चुके 3300 करोड़। अभी आप कहेंगे सर मार्केट में डिमांड कम हुआ तो इसलिए सेल कम हुआ, ये बात तो मान लेता हूँ। मगर कंपनी ने क्या डिसीजन लिया? कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। जो रॉ मटेरियल्स है उन्होंने खरीदना कम कर दिया क्योंकि देखिए सेल्स ना होने के कारण कंपनी एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल खरीद के क्या करेगा? जब रॉ मटेरियल्स का प्राइस ज़्यादा है, अगर कम होता तो वो ज़्यादा खरीद लेते। तो इसीलिए कंपनी ने देखिए यहाँ पे क्या किया, कंपनी का जो मतलब फिक्स एसेट परचेज है, उसमें देखिए कंपनी का फिक्स एसेट परचेज तो किया, मगर यहाँ पे रॉ मटेरियल्स ज़्यादा परचेज नहीं हुआ। अगर यही चीज़ को मैं आपको बैलेंस शीट में दिखा दूँ तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व है वो तो बढ़ा, उसके साथ-साथ कंपनी कर्ज़ा को भी बढ़ा दिया। अभी कर्ज़ा क्यों बढ़ा? क्योंकि कंपनी का कुछ प्रोसेसिंग में पैसा पड़े हुए हैं, कंपनी का फिक्स एसेट में अच्छा पैसा है और कंपनी को अच्छा खासा ट्रेड भी मिला नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस ट्रेड मिलने के चलते हुए कंपनी ने क्या किया? कर्ज़ा ले लिया। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब मैं डाउट तो नहीं करता हूँ। आप डाउट कर सकते हैं, ये आपका ओपिनियन है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा बुलिश ट्रेंड लेकर ही चलता हूँ। मेरा बहुत नीचे से ही एंट्री है और एक्चुअली मेरा ऊपर साइड में एंट्री था, उसके बाद जब गिरा, करेक्शन हुआ तब मैंने एवरेज भी किया और भी गिरेगा तो और भी एवरेज करूँगा क्योंकि इस कंपनी में मुझे स्ट्रेंथ दिखता है। बाकी अलग-अलग राय आपके हो सकते हैं, अगर आपको अलग कोई राय है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी में अगर कोई खराबी होता तो पहले ही तो इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग जाता। उल्टा क्या किया, एफएस ने क्या किया, माल को और भी खरीदारी कर लिए और डीएस ने भी खरीदारी किए और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो सारे पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो प्लस पॉइंट है। और रही बात कंपनीज के ऊपर, म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो देख लीजिए। कंटिन्यूअसली देखिए सेल ऑफ किए किए थे
और क्योंकि उसको पहले ही पता था कि सेक्टर में स्लो डाउन आने वाला है, सेक्टर में सेल्स डाउन होने वाला है। तो देखिए पहले से ही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस सारे मंथ में क्या-क्या सेल करना स्टार्ट किया और अभी देखिए बाइंग करना स्टार्ट किया। ये क्या से हुआ, क्यों हुआ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ चार्ट पैटर्न में। सब कुछ ध्यान से देखना, क्या गेम चल रहा है। देखिए कौन-सा मंथ से बाइंग स्टार्ट हुआ? जून मंथ से। अभी देखेंगे जून मंथ कहाँ पे है? यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम करके देता हूँ। तो अभी देखेंगे तो कौन-सा यहाँ पे देखिए जुलाई मंथ में बाय हुआ। तो जुलाई मंथ कहाँ से है? यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब इसके बाद ही इसी रेंज से बाइंग स्टार्ट हुआ। अभी क्यों स्टार्ट हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे देखिए मार्च, अप्रैल में इस मंथ में क्या हुआ? सेल ऑफ हुआ। अभी क्या आपको चार्ट पैटर्न में क्या दिखाया था मैंने आपको? देखिए मार्च, अप्रैल, मई इस तीनों और जून इस चारों मंथ में क्या हुआ? सेल ऑफ हुआ। सेल इसीलिए हो रहा था क्योंकि जो लोग यहाँ पे खरीद के रखे थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया। उसके बाद नीचे आया, फिर से यहाँ पे बाय हुआ। मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना है। यहाँ पे मैंने आपको बार बार चीख चीख के ही बोला था कि एक रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। देखिए पहले कितने बार ट्रेड किया? एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, अभी ये 7 बार कंपनी ट्रेड करने वाले हैं। मतलब 7 बार टारगेट होने वाला है। अभी टारगेट नहीं हुआ तो देखिए यहाँ पे एंट्री तो मैंने यहाँ पे ले लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक है। तो फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ तक है। ऑब्वियसली वो टारगेट जरूर अचीव करेगा क्योंकि इस तरीके से रेंज ट्रेडिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। फिर भी कोई 100% गारंटी नहीं होता। तो आप कहेंगे सर क्या 100% गारंटी आप दे सकते हैं? देखिए ऐसे कोई गारंटी नहीं है और ऐसे कोई टिप्स नहीं है। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, मैंने आपको मेंशन भी किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक है। और अगर यहाँ तक मुझे टारगेट मिला तो एटलीस्ट 20% का टारगेट मुझे मिल जाएगा। बाकी देखिए सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ऑटोमोटिव्स, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम हर सेक्टर के ऊपर कंपनी जुड़े हुए हैं। अभी इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इंडिया में जितने सारे आईटी सेक्टर है वो दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक लार्ज कैप टाइप और दूसरा स्मॉल एंड मीडियम टाइप। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप जितने सारे कंपनीज है उनमें से नंबर वन कंपनी है टाटा एल्क्सी क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। अगर बाकी कंपनी से कंपैरिजन करूँ तो पार्सिस्टेंस के जो मार्केट कैप है वो एटलीस्ट 40,000 के आसपास आप बोल सकते हैं। और उसके बाद ओरेकल फाइनेंस का 34,000, मगर टाटा एल्क्सी का मार्केट कैप 45,000 करोड़ तक है। और EBITDA जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 9% के आसपास इसका डेप्थ है। सॉरी 9% नहीं, 0.9% के आसपास, मतलब ना के बराबर डेप्थ आप बोल सकते हैं। कंपनी देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट पर पब्लिश किया वो हर साल में हर क्वार्टर को वो बीट करते जा रहा है। जब आईटी सेक्टर में स्लो डाउन है उसी टाइम में भी इस कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला है। अभी एक बात याद रखना, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर आ, आप जरूर चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी का जो फ्यूचर विजन है बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में भी एक अच्छा खासा वर्ल्ड वाइड बेसिस अच्छा खासा कंपनी काम कर रहा है। तो रही बात इस कंपनी के बैलेंस शीट का, तो आप देखेंगे तो कर्जा कम होता गया, रिजर्व बढ़ते चले गए और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा और उसके साथ साथ कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी देखिए लगातार वो मेंटेन्स करते हैं। और उसके साथ एक पॉइंट्स मुझे और भी अच्छा लगा कि कंपनी का जो डेटोस डे है वो यहाँ पे इंक्रीज तो हुआ मगर जो इन्वेंटरी डे है वो कम हो गया। अभी डेज पेबल में कंपनी ज़्यादा टाइम लगा रहा है। अभी डेज पेबल क्या है? मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी दूसरे से रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, यहाँ पे तो कोई रॉ मटेरियल्स नहीं खरीदता है, कंपनी सर्विसेज लेते हैं तो वो 200 दिनों के बाद वो पेमेंट कर रहे हैं। और इन्वेंटरी डे मतलब जो प्रोडक्शन करने के टाइम लगते हैं तो उसको इन्वेंटरी डे बोला जाता है। यहाँ पे तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। तो इस बेसिस में देखा तो एक दिन के अंदर अंदर वो डिलीवरी कर रहा है। और डेटोस डे के बारे में बात करें तो कंपनी जिसको माल बेच रहा है वो कितने दिन में पैसा दे रहा है। आज देखिए कंपनी का ग्लोबली मार्केट में यूएस में, यूके में, यूरोप में कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जहाँ पे आज रिसेशन के चलते हुए तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पैसे देने में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। तो इसलिए इस बार ज़्यादा टाइम लग गया। तो सारे पॉइंट्स आपके साथ में इसीलिए रख चुका हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी में क्या हो रहा है। देखिए कंपनी के ऊपर जो सेल ऑफ हो रहा है तो उससे कई गुना ज़्यादा बाई हो रहा है। तो बाई कितना हाई लेवल में हो रहा है आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया,
सर आपने जो पैटर्न्स बोला, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, तो उसके बाद ऊपर तो गया, उसके बाद नीचे आया, और अभी क्या करूं? देखिए यही आपके सबसे ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हमेशा आप ना यही सोचते रहते हैं अब क्या करूं? प्रॉफिट भी हो रहा है तब भी आप बताएंगे कि अब क्या करूं, लॉसेस भी हो रहा है तब भी आप बताएंगे अब क्या करूं, अगर सेम टू सेम लेवल में आ गया तब भी आप बता रहे हैं अब क्या करूं। तो ये एक ट्रेंड बन गया है। तो आपको मैं यही बार बार बोलता हूँ, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर भरोसा है, कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, तो उस कंपनी अगर आपको करेक्शन दिया तो इसका मतलब आपने अगर वो ट्रेड मिस कर दिया तो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो इस तरीके से बातचीत में क्यों कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे आया और वही रेंज में आया जहाँ से बाइंग हुआ था, और देखिए नेक्स्ट डे में मतलब प्रीवियस डे में क्या हुआ, अच्छा खासा बाइंग हुआ। अच्छा खासा बाइंग हुआ का मतलब क्या है, अच्छा खासा एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ, बायर फिर से एक्टिव हो चुके हैं। देखिए मैं तो यहाँ तक टारगेट लूंगा, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस भी मैंने एक मेंशन भी करके रखा है, जो मैं स्टॉप लॉस लूंगा, नहीं तो मैं यहाँ तक टारगेट लूंगा, 20% तक मेरा टारगेट रहेगा। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे, सर जियो फाइनेंस का तो लिस्टिंग तो हो चुके हैं, डीमर्जर किया गया है, मतलब देखा जाए तो जियो ने सॉरी रिलायंस ने इसको डीमर्ज किया अलग। तो इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब आप सभी जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जिस सेक्टर के लीडर्स कौन है, बजाज ग्रुप, बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस सॉरी बजाज फिनसर्व दोनों ही लीडर है। और उसको टक्कर देने के लिए और एक बड़ा कंपनी आ चुकी है, जियो फाइनेंस। देखिए जियो फाइनेंस आपको आज शायद छोटा लग रहा है, तो मुझे मुझे लगता है जियो फाइनेंस एक दिन इस दोनों कंपनी को भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि रिलायंस के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आज बिजनेस स्टार्टिंग किया है। तो सोचिए इसको 2-3 सालों के बाद आप देखेंगे तो यही मार्केट कैप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। क्योंकि इसका खुद का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। वो अग दूसरे थर्ड पार्टी के माध्यम से वो इंश्योरेंस कराते थे, तो आज वो खुद की इंश्योरेंस बेचेंगे। तो सोचिए इसका बिज़नेस कहाँ से कहाँ जाएगा। और जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था, मैं इसके बारे में बात करूँ कि कंपनी का देखिए बिज़नेस देखिए, कंपनी का आरओसी आरओई आपको शायद वीकनेस लगे, क्योंकि कंपनी का कर्ज़ा कोई भी कर्ज़ा नहीं है, खुद का पैसा है रिलायंस के पास, कर्ज़ा लेने का ज़रूरत क्या है? कर्जा तो वो लेते हैं, मगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर आज तक कर्जा नहीं लिया। तो मुझे इस कंपनी का बेस्ट पॉइंट क्या लगा, देखिए आप कहेंगे सर एनुअल इनकम से 31 करोड़ है, तो इस इतना छोटा इनकम, इतना बड़ा कंपनी, और पी रेशियो 5000 से भी ज़्यादा है, तो इतना हाई वैल्यूएशन में कौन निवेश करना चाहेंगे? हाँ, आपकी बात सही है। आपकी बात सही है कि इतना हाई पी रेशियो में खरीदना मतलब खुद का खुदकुशी करना जैसा होगा, क्योंकि कभी कभी ना कभी इस कंपनी का तो करेक्शन बंद होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर करेक्शन होता जा रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो कंपनी सेल्स में कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी प्रॉफिट तो किया। कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट कितना किया, 31 करोड़ के आसपास, सॉरी इस साल में 2023 में 31 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। पिछली बार जो प्रॉफिट था कंपनी का, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला था। तो कंपनी ने सेल्स ग्रोथ अभी उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है, क्योंकि बिजनेस नया नया एंट्री हुआ है, तो मतलब इसको अलग से डीमार्केट किया गया है। अभी तक तो मतलब देखा जाए तो कंपनी पेरेंट्स कंपनी के साथ जुड़ कर रहे थे, तो इसलिए उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आया, उतना प्रेशर नहीं आया था। आज इसको डीमर्जर किया गया, तो इसका मतलब अभी इसके प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर बनेगा तभी तो काम करेंगे ना। तो फिर से कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं आपको बता दूं चार्ट पैटर्न के हिसाब से, चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न ही दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जियो फाइनेंस का कुछ इस तरीके से जब लिस्टिंग हुआ तब भी लोअर सर्किट देखने को मिला। उसके बाद आप कहेंगे सर उसके बाद चार्ट कहाँ पे है? आपको मैं बता दूं, यहाँ पे भी चार्ट है, यहाँ पे भी चार्ट है, यहाँ पे भी है, तो ये सारे के सारे लोअर सर्किट बनते गया। एक चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लोअर सर्किट तो बना था, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए बाइंग वॉल्यूम भी हो रहा था। इसका मतलब जितने गिर रहे थे उतने लोग खरीदते जा रहे थे। अभी आप कहेंगे सर कौन सा लोग खरीदारी कर रहे हैं लोअर सर्किट में? देखिए एक्चुअली गिर क्यों रहा है वो समझिए, क्योंकि देखिए मैं पहले दिनों भी आपको बताया था कि जो जो बड़े बड़े जो मतलब फंड हाउसेस है, जो मतलब पैसिव जो फंड्स है, पैसिव जो म्यूचुअल फंड्स है, पैसिव पैसिव म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, जितने सारे ईटीएफ फंड है, ईटीएफ फंड इस कंपनी के अंदर था, रिलायंस के अंदर था। तो रिलायंस ने क्या किया, इसको डीमर्ज किया गया। तो इसको मान के चलिए
रिलायंस के आपके पास 100 शेयर है, तो उसके बदले रिलायंस जियो फाइनेंस का भी 100 शेयर मिला। तो आप तो चाहते हैं कि मैं रिलायंस के ऊपर ही रहूँ, क्योंकि ईटीएफ फंड तो रिलायंस के ऊपर ही रहेगा, वो तो जियो फाइनेंस के ऊपर नहीं रहेगा। तो उस एक्स्ट्रा जो शेयर उसको मिला, तो वो क्या करेंगे, वो उसको लेके क्या बैठे रहेंगे, उसको बेचना पड़ेगा, तो इसलिए बेचे जा रहे हैं। तो बेचे जा रहे हैं इसका मतलब लॉस सर्किट लग रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अंदर क्या चल रहा है। आपको लग रहा है कि कंपनी के ऊपर खराबी है तो बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, कंपनी बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए, सब कुछ स्टार्ट ही करना पड़ता है। तो प्लीज़ मुझे एक लाइक आपका ज़रूरत है, क्योंकि मैं इतने सारे स्टडी जो कर पाया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड के बारे में मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है। और रही बात इस कंपनी की, जो स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फ्यूचर का इसका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और भी बड़ा होगा, क्योंकि हर घर-घर में इलेक्ट्रिसिटी के साथ-साथ आज इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से इस सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने शायद फिर से एक अनाउंसमेंट किया बोनस का। पहली बार 2021 में बोनस दिया था, और 1:3 रेशियो का, और फिर से एक बार 2023 में सितंबर माह में 12 सितंबर में आपको बोनस देने वाला है। फिर भी 1:3 रेशियो का, इसका मतलब हर 3 शेयर में आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो बाकी आप रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मेरा काम था आपको सारी चीज़ों को दिखाना, समझाना, एज़ ए एजुकेशन पर्पस में। मेरा कोई टिप्स देने का मकसद नहीं था, कोई भी मेरा मकसद नहीं रहेगा। तो अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।